नमस्कार दोस्तों, द फ्रंट पे आपका स्वागत है। मैं हूँ राणा यशवंत और कल की तरह आज भी दोपहर की जितनी खबरें हैं, वो लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। मेरी कोशिश ये है कि अगले कुछ दिनों के भीतर सुबह, दोपहर और शाम तीनों दफ़ा जो बड़ी खबरें हैं, उन खबरों के मतलब मायने भी समझाता चलूँ। और ये एक नियम बन जाए आपके साथ कि सुबह 10 बजे और दोपहर में 3 बजे और शाम को 7 बजे के आसपास जो खबरें हैं, उन खबरों को आपके सामने रख पाऊँ, आपको बता पाऊँ कि दरअसल इन खबरों के अंदर क्या रहा है और अगर ऐसा है तो होने की वजहें क्या हैं और जो कुछ हो रहा है उसके बाद क्या कुछ हो सकता है। तो आज इन खबरों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ज़ाहिर है कि कुछ अलग-अलग पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स जिनको आप कहते हैं, उन वेबसाइट्स के ज़रिए जो खबरें अभी बड़ी पड़ी हुई हैं, जिनको आप तक पहुँचना चाहिए, उन खबरों के साथ अब मैं आपको जोड़े जा रहा हूँ या जोड़ रहा हूँ। एक जो बड़ी खबर है, वो ये है कि हिंदुस्तान जो है, वो दुनिया के ताकतवर देशों के लिए मुसीबत बन सकता है और वो अपने लिए एक फाइटर जेट जिसको एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहते हैं, एएमसीए, उसको तैयार करने का फैसला कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए ये पोस्ट कह रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को हमने तबाह किया और दूसरी तरफ दुनिया को भारत में बने हथियारों की ताकत भी समझ में आई। डिफेंस सेक्टर को हिंदुस्तान लगातार मजबूत कर रहा है और उसने ये तय किया है कि हमारा जो एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो 5th जनरेशन का होगा, उसको हमें भारत में ही तैयार करना चाहिए। यानी कि राफेल या SU-57 या चाइना का J-35, इस तरह के विमान है स्टील्थ फाइटर, उन विमानों के बराबर में हिंदुस्तान एक विमान अपना फाइटर जेट तैयार करने का सोच चुका है, उसका फैसला कर चुका है और इसके लिए प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। इससे हिंदुस्तान की वायुसेना बहुत ताकतवर हो जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक आते-आते यह विमान एयरफ़ोर्स के पास आ जाएगा और इसको एडीए जो है इसका डिज़ाइन तैयार कर रहा है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको हम एचएएल कहते हैं, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टीएएसएल और अडानी डिफेंस जैसी जो कंपनियां हैं, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर को साथ ला करके इसको रफ्तार देना चाहती है सरकार और जितनी भी ग्रह गांठें हैं इस योजना में उनको दूर करके जल्दी से जल्दी वो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान के हवाले, हिंदुस्तान की एयरफोर्स के हवाले करना चाहती है और इसमें लगभग इस प्रोजेक्ट पर 15,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और इस लिहाज से आप समझें तो हिंदुस्तान एयरफोर्स दुनिया की जो 4 बड़ी, आप समझते हैं कि जेट का इंजन बनाना अभी तक सिर्फ 4 देशों के बूते ही रहा है, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस। जेट इंजन को लेकर के हिंदुस्तान लगातार अपना प्रयोग जारी रखे हुए है और कोशिश कर रहा है कि उसको इसमें कामयाबी मिले। जैसे चीन ने 30-35 वर्षों में बेहिसाब पैसा बहाया उसके ऊपर, लेकिन उसने जेट इंजन बनाने का तरीका निकाला और आज की तारीख में स्टील्थ फाइटर 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स वो बना रहा है, उसका इंजन उसके पास है। इस दिशा में भी भारत लगातार बढ़ रहा है और उसको ये समझ में आ गया है कि अगर हिंदुस्तान में बने हथियार रहते हैं तो बहुत कारगर हैं, ना सिर्फ किफ़ायती हैं बल्कि बहुत कारगर हैं और इस बार ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने जिस तरह से कहर बरपाया है, उसने साबित किया है कि नहीं, हमको अपने ही हथियारों के ऊपर भरोसा करना चाहिए और उनको बनाना चाहिए। इसलिए स्टिल्थ फाइटर हिंदुस्तान बनाने की तैयारी में है। अगली खबर ये है कि बांग्लादेश में अ, रखाइन कॉरिडोर को लेकर के बवाल है। अमेरिका और चीन आमने-सामने हैं। आप यूँ कहिए कि मोहम्मद यूनुस और वहाँ के जनरल आर्मी, वक़ारुज़्ज़मा जो आर्मी चीफ हैं, वो आमने-सामने हो गए हैं। कारण ये है कि रखाइन जो कॉरिडोर है, जो चिटगाँव से लेकर के रखाइन, म्यांमार का जो सूबा है या उसका जो उत्तरी हिस्सा है, बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से से लगता हुआ है, उसके बीच में कहने के लिए तो ये मानवाधिकार के लिहाज से तैयार किया जा रहा है या उसकी योजना रखी गई है। लेकिन माना ये जाता है कि अमेरिका म्यांमार के भीतर वहाँ जो सैनिक शासन है उसके खिलाफ जो गुट लगातार लड़ रहे हैं, उन गुटों को हथियार, गोला-बारूद सप्लाई करने या उन तक पहुँचाने के लिए अमेरिका इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए उसने मोहम्मद यूनुस को अपने साथ जोड़ा है। लेकिन
चीन जो है, वो चाहता नहीं है कि ऐसा हो, इसलिए चीन ने दबाव डाला है मोहम्मद यूनुस के ऊपर कि आप ऐसा ना करें और चीन की तरफ मोहम्मद यूनुस का झुकाव इस दौरान बढ़ा भी है क्योंकि हाल की यात्रा जो उनकी थी चीन की उसमें उन्होंने बहुत लंबी-चौड़ी बातें की थी और भारत के खिलाफ उन्होंने बयानबाज़ी भी की थी और वक़ारुज़्ज़मा जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी चीन का दौरा किया है। तो ये जो खबर है, वो कह रही है कि बांग्लादेश की सेना के प्रमुख जनरल वक़ारुज़्ज़मा ने सार्वजनिक रूप से रखाइन कॉरिडोर की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने अंतरिम सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया की आलोचना की, विशेष रूप से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सेना के साथ परामर्श की कमी है। ये बात उन्होंने कही है और यह जो रखाइन कॉरिडोर है, वो जैसा मैंने कहा कि दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार इलाके से होकर के वो रखाइन राज्य जो है म्यांमार का, उसको जोड़ता है और ये एक संघर्षग्रस्त इलाका है। इसमें बहुत लंबे समय से अशांति बनी पड़ी है और ख़ास करके रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, म्यांमार में रहते हैं, वो भाग करके बांग्लादेश में आते हैं। इस इलाके में जिसको आप कॉक्स बाज़ार इलाका कहते हैं, बड़े पैमाने पर या बड़ी तादाद में उनके कैंप्स हैं यहाँ। तो मानवाधिकार के नाम पर, मानवता के नाम पर जो कॉरिडोर बनाने पर सहमति मोहम्मद यूनुस ने दे रखी थी, उस पर वहाँ की सेना ने, वहाँ के बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ऐतराज़ किया है और चीन को भी लग रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है, तो अमेरिका बांग्लादेश के भीतर आकर के बैठ जाएगा और फिर चीन के लिए बहुत लंबे समय से जो उसने मेहनत की है उस मेहनत पर पानी फिर जाएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए चीन लगातार उसका विरोध कर रहा है। एक बड़ी खबर ये भी है कि भारत में कोविड लगातार जो है अपने पैर पसार रहा है और यह चिंता की बात है और भारत में भी जो सरकारें हैं, उन्होंने कमर कसना और इसके लिए अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया है। ये खबर कहती है कि भारत में कोविड बढ़ने के बीच में अमेरिका से बुरी खबर है कि हर हफ्ते कोरोना से 350 लोगों की जान गई है। अब ये रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में कोरोना का कहर एक बार फिर देखा जा रहा है। हर देश में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में भी मौजूदा जो एक्टिव मामले हैं, वो 1000 से ज़्यादा हो चुके हैं। इस दौरान अमेरिका से एक चिंताजनक जानकारी मिली है। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक हर हफ्ते अमेरिका में 350 लोगों की जान जा रही है। बहुत बड़ी तादाद है 350 की और आप कोविड समझते हैं कि मरने वालों की तादाद में इज़ाफ़ा किस तरीके से होता है, ये हमने देखा है। तो ये जब अपनी चपेट में ले लेता है, तो फिर पूरी दुनिया जो है, वो त्रस्त हो जाती है, तहस-नहस हो जाती है। तो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन ने गंभीर रूप लिया था और आपको 2021 याद होगा, जब डेल्टा का कहर था, जो वेरिएंट था कोविड-19 का डेल्टा, उसने बहुत कहर बरपाया था और उसके चलते बेहिसाब जानें दुनिया में गई थी और भारत में भी गई थी। तो ये एक खबर है। हाँ, अगली खबर जो है वो कहती है कि दिल्ली के जस्टिस यशवंत वर्मा उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। आपको याद होगा कि होली वाली रात उनके आवास पर आग लगी थी। आग जिस हिस्से में लगी थी वहाँ से जले हुए नोट मिले थे और बड़े पैमाने पर नोटों की बरामदगी की बात कही गई। बहुत सारे नोट जले, उसके बाद बवाल हुआ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक कमेटी बिठाई। उस कमेटी ने जाँच की, जाँच की रिपोर्ट उसने राष्ट्रपति को दी है और अब वहाँ से जो खबर आगे बढ़ रही है, वो ये कह रही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। यह प्रस्ताव राज्यसभा में मॉनसून सत्र के दौरान लाया जा सकता है। माना जा रहा है कि जस्टिस वर्मा अगर खुद इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना एक स्पष्ट और एकमात्र विकल्प होगा। जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे संजीव खन्ना उन्होंने जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की है और संजीव खन्ना ने एक आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी है। राज्यसभा में इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के दस्तखत की जरूरत होती है और सरकार इस मामले में विपक्ष का समर्थन भी चाहेगी। आजादी के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों के खिलाफ 5 बार महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन आज तक किसी भी जज को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं जा सका है। अब अगर यशवंत वर्मा खुद इस्तीफा नहीं देते हैं, तो महाभियोग प्रस्ताव उनके खिलाफ आएगा और उसके लिए जो संवैधानिक प्रावधान है, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो संवैधानिक प्रक्रिया ये कहती है कि 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए, 2 तिहाई बहुमत से संसद का प्रस्ताव या संसद में प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए।
तो जो 5 महाभियोग के मामले रहे हैं, उनमें 4 राज्यसभा में पेश किए गए थे। 1993 में जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग की कोशिश हुई थी। तब देश के जाने-माने वकील और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने जज का बचाव किया था, यानी कि जस्टिस रामास्वामी का, और वह प्रस्ताव आखिर में गिर गया था। जिन जजों के खिलाफ महाप्रस्ताव लाया गया है, उन लोगों के नाम कहीं दिए गए थे और उसमें हैं जस्टिस एसके गांगुली, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में थे वो। 2015 में राज्यसभा में एक महाभियोग प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया गया था, लेकिन जांच समिति जो बैठी थी उसने उनको दोषी नहीं माना था, इसलिए उस प्रस्ताव को गिराना पड़ा था। न्यायमूर्ति सीवी नागार्जुन रेड्डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट में थे। 2017 में राज्यसभा में उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन कुछ सांसदों द्वारा दस्तखत वापस लेने के चलते यह मामला आगे नहीं बढ़ सका था। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट में थे, उनके खिलाफ 2018 में राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया था महाभियोग का, लेकिन सभापति ने उसको रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 124(5) में उसका उल्लेख किया गया है, और ये दोनों जो प्रावधान हैं, वो ये कहते हैं कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के ज़रिए पारित प्रस्ताव के बाद ही किसी जज को हटा सकते हैं। जज को हटाने का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से समर्थित होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब यह है कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और सदन में जो उपस्थित सदस्य हैं और मतदान करने सदस्य हैं, उनका कम से कम 2/3 का बहुमत। तो अगर ऐसा होता है तो फिर वो जो महाभियोग प्रस्ताव है उसको पास माना जाता है। तो ये एक बड़ी खबर है जिस पर चर्चा है, और ये खबरों का माहौल गरमाए रखे कुछ दिनों तक, जब तक कि अ, महाभियोग प्रस्ताव नहीं आता या जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा नहीं देते हैं। और एक जो बड़ी खबर रही है वो देश के अलग राज्यों में बहुत तेज़ बरसात है, और बरसात के चलते वहाँ हालात बिगड़े हुए हैं, और इसी दौरान ये भी है कि केरल, महाराष्ट्र में जो बारिश है वो आफत बनी हुई है, और दिल्ली, बिहार, राजस्थान में आज बारिश हो सकती है। तो इस खबर को लेकर के भी कई जगहों पर आपने चर्चा देखी होगी, चैनलों पर आपने वीडियोज़ देखे होंगे, और मौसम विभाग कह रहा है कि दिल्ली एनसीआर में आंधी, तूफान और बारिश की संभावना है। आज बादल छाए रह सकते हैं। बिजली गिरने की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। तो इस खबर के साथ मैं 1-2 और खबरें चाहता हूँ कि आपको बता दूँ, लेकिन चूँकि बार-बार आपको अलग-अलग पोर्टल मुझे खोलना पड़ता है, और तब जाकर के मैं आपको बता पाता हूँ कि आपके लिए जो खबर हम लेकर के आए हैं, दरअसल वो क्या है, और वो खबर क्या कहती है, और आपके कितने मतलब की है। अगर उसमें कुछ समझाने की गुंजाइश रहती है, तो मैं उसको भी कहता हूँ। हाँ, एक और बड़ी खबर है, और ये खबर वो है कि जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं विजय शाह, उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक बढ़ा दी है, और हाई कोर्ट की जगह अब जो सुप्रीम कोर्ट है, उसी में यह मामला सुना जाएगा। ये खबर कहती है कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को दी गई राहत बढ़ा दी गई है, और हाई कोर्ट ना बल्कि सुप्रीम कोर्ट ही अब ये कार्रवाई करेगा, इस पर सुनवाई करेगा। और खबर आगे कहती है कि विजय शाह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी देते समय, या मीडिया को जो जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी थी, उनके खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की थी, और उस मामले में उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे लेकर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वहां उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिली थी, और वो रोक अब बढ़ा दी गई है। तो आज जो सुनवाई हुई उस दौरान बीजेपी नेता कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक के अपने अंतिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने लंबित कार्यवाही को भी बंद कर दिया है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है इस मामले पर विचार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी पुलिस के ज़रिए जो रिपोर्ट रखी गई थी उस पर गौर किया, और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी बनाई गई है। 21 मई को इसकी जाँच शुरू हुई थी। एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिक दस्तावेज़ जमा किए गए हैं, गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, जाँच अभी प्रारंभिक चरण में है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि अब वह खुद ही इस मामले की जांच कर रहा है, इसलिए हाई कोर्ट इस पर सुनवाई ना करे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने शीर्ष अदालत के पिछले आदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
कोर्ट ने कहा कि एसआईटी ने कुछ उपकरण जब्त कर लिए हैं और अपनी जांच उसने शुरू कर दी है। तो विजय शाह का क्या होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। फिलहाल बस इतनी ही खबर उनके लिहाज से है राहत भरी कि उनकी जो गिरफ्तारी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा रखी थी, उसकी मियाद उसने बढ़ा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप इसको पॉलिटिसाइज़ मत कीजिए, ज़्यादा इसको तूल मत दीजिए। ये ठीक नहीं है। और एक प्रोफ़ेसर अली ख़ान महमूदाबाद आप जानते होंगे, ये ज़िक्र भी या ये बवाल भी आपने सुना होगा। उनकी गिरफ्तारी हरियाणा सरकार ने की थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि इस पर संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए, उसे स्पेशल सेशन है, उसको बुलाया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि एसआईटी की जांच 2 एफआईआर के सब्जेक्ट मैटर तक ही सीमित रहेगी। बेंच ने ये बात तब कही जब महमूदाबाद के वकील कपिल सिब्बल ने आशंका जताई थी कि जांच का इस्तेमाल एफआईआर से परे चीजों को देखने के लिए किया जा सकता है। बेंच ने हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए वकील से यह भी कहा कि जांच का दायरा आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा था कि महमूदाबाद पर लगाई गई शर्तों में ढील दी जानी चाहिए। उन पर लगी पाबंदियों में उनका पासपोर्ट जब्त करना और भारत-पाकिस्तान संघर्ष में बोलने की अनुमति न देना शामिल है। लेकिन बेंच ने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस घटना के अलावा किसी और विषय पर बात करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये प्रोफ़ेसर अली ख़ान महमूदाबाद का मामला है और उन्होंने एक टिप्पणी की थी और टिप्पणी को लेकर के हरियाणा में अ, वहाँ की जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐतराज़ किया था, पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया था, उसके बाद महमूदाबाद की गिरफ्तारी हुई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाकी चीज़ों पर बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, जो मामला मेरे सामने है, उसी मामले पर कोर्ट सुनवाई करेगा, उसी मामले पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो कुल मिलाकर के आज की खबरों में इतना ही, लेकिन बिहार भी चर्चा में है और उसका ज़िक्र मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री की यात्रा है 29 तारीख को और उस लिहाज से बिहार में, खासकर पटना में सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त हैं, बहुत सारे ट्रैफ़िक नॉर्म्स हैं जिनको बताया गया है कि आपको उनका पालन करना है। बहुत सारे रास्ते हैं जिनको बंद कर दिया गया है और ये आप मान के चलिए कि हाल में जो उनकी अ मिथिलांचल के इलाके की यात्रा थी, उसके बाद यह दूसरी जो यात्रा है यह भी बिहार के चुनाव के लिहाज से है और बिहार में चुनावी खलबली और चुनावी सरगर्मी दोनों बढ़ती चली जा रही है। प्रशांत किशोर जो पदयात्रा पर हैं, वो कह रहे हैं कि 4 महीने तक तो मैं अब पदयात्रा पर ही रहूँगा, मैं 17 अक्टूबर को ही लौटूँगा। तो 17 सितंबर को अलबत्ता और जो महागठबंधन है, वो भी अपना चुनावी बंदोबस्त कर रहा है और एनडीए एनडीए के जो सुपर बॉस हैं या एनडीए का जो सबसे बड़ा चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बार-बार बिहार का दौरा कर रहे हैं और बिहार में सरकार होने का मतलब है कि 2029 में लोकसभा की जो 40 सीटें हैं, वो भी बहुत मायनेदार हो जाती हैं। इसलिए बीजेपी चाहती है कि एनडीए जो माफ़ कीजिएगा, जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की अगुवाई में 2005 से जो चल रही है, वो 2025 का चुनाव भी जीत ले और अगर ऐसा होता है, तो अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के ज़रिए फिर से प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं, तो एक रिकॉर्ड होगा। बिहार में तो उन्होंने सबसे लंबा रिकॉर्ड बना ही लिया इस बार पूरा करके, लेकिन देश में भी मुझे लगता है कि ज्योति बसु के बाद वो सबसे लंबे समय तक क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, ज्योति बसु के बाद वो सबसे लंबे समय तक कार्यकाल रखने वाले मुख्यमंत्री होंगे। अब उसको देखना पड़ेगा लेकिन मेरा अपना अनुमान ये है कि नवीन पटनायक भी 23-24 साल रहे, तो वो 25 साल तक जाएँगे और मणिपुर में भी माणिक सरकार की मियाद 23-24 साल की थी। तो मुझे लगता है कि ये सबसे लंबा होगा और ये बहुत बड़ा स्टेट है बिहार। बिहार के नतीजों के बहुत मायने हैं, इसलिए बिहार में चुनाव को लेकर के द फ्रंट पर मैं बार-बार आप तक आता रहूँगा और बिहार की चुनावी खबरों के भीतर घुस करके जो वहाँ कुछ चल रहा है और जो बन रहा है, बिगड़ रहा है, कहा जा रहा है,
तोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। इन सब के पीछे क्या है और इन सब का नतीजा क्या हो सकता है? उन सबको जोड़ने, तोड़ने, बोलने, टकराने या फिर अ, समीकरण साधने, कुछ लोगों को किसी और मंच से खड़ा करके विरोधी को टरकाने, गिराने की जो कोशिशें चलती हैं, जो लाज़मी है चुनावी रणनीति का हिस्सा होती हैं, उन सबको मैं बहुत बारीकी से आपको बताने, समझाने और एक पूरी जो साफ-सुथरी तस्वीर है, उसको रखने की कोशिश करता रहूँगा। तो ये जो दोपहर का ये न्यूज़ है, जो दोपहर की खबर मेरे साथ आप देखते हैं फ्रंट पे ये शाम और सुबह अ, यानी कि तीनों दफ़ा हो जाएगा तो एक एक अ, साथ रहेगा रोज़-रोज़ का 3 बार का और उसमें खबरें रहेंगी, हमारी आपकी बतकही रहेगी। अ, आजू-बाजू की जो चीज़ें उस समय दिमाग में आती रहेंगी, उनको भी जोड़ता रहूँगा और एक अपनापे का माहौल चलता रहेगा हमारे आपके बीच में। आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, आपके लिए खबर कैसी है? आप क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं? किन-किन बातों को लेकर के मुझे ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए, कौन-कौन से मुद्दे आपके बीच में लेकर के आना चाहिए? ये सारे मशवरे जो हैं, सारी सलाहें अगर आप देंगे तो अच्छा रहेगा कि मैं उसमें बदलाव करता रहूँगा और उसको इम्प्रोवाइज़ करता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और लगातार आप जुड़े रहिए। द फ्रंट को आप फ़ॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सजेशंस दिया कीजिए और एक परिवार बना के रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं फिर आपसे। नमस्कार।